नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। हम लोगों ने 3 क्लासेस अभी तक की हैं और उन 3 क्लास में हमने मेनली समझा था अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक कवर हमने किया। सेकंड हमने देखा था महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता, इंस्क्रिप्शंस, अशोका के बारे में। और साथ में मैंने एक वीडियो में वन शॉट मैप मैंने पूरा कराया हिस्ट्री बुक का, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई के साथ में सीयूटी यूजी एग्ज़ाम में भी सवाल यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, आज का क्लास हमारा है टॉपिक किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें की गई हैं। जैसा कि मैं इससे पहले 2 क्लास लेकर आया था, वो भी एक तरह का वन शॉट मैराथन क्लास था और ये भी आज वन शॉट मैराथन क्लास होने वाला है, यानी एक क्लास में हम चैप्टर पूरे ख़त्म करने वाले हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें। और सबसे बेहतरीन बात, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये टॉपिक मेनली बात करता है कि जो महाभारता एज है और ख़ास करके जो सोशल इकोनॉमिक इंडिया था एंसेंट इंडिया का, कौन सा, डैट इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक की बात करता है ये चैप्टर, कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत उभर रहा था और यहाँ पर जो हायरार्कीज थी, जो कास्टिज्म था, जातिवाद था, उसके बारे में चैप्टर में बेसिकली मेनली बात किया गया है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से महाभारत को, किस तरह से महाभारत के एडिशन को यहाँ लिखा गया था, किसने लिखा था और किस प्रकार से लिखा था। जैसे कि देखिए, यहाँ बात किया गया है कि जो एडिशन है महाभारत को, उसको कंपाइल किया गया था, उसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में शुरुआत हुई थी वी.एस. सुक्थांकर के अंडर। किसके? वी.एस. सुक्थांकर के अंडर हुई थी और इनके टीम ने एक प्रकार से महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिए, खास करके संस्कृत में आपके यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट लिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, तो आपका यहाँ वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। ये होता क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट, इसको हिंदी में हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है, जो कि भोज ट्री है ना, भोज ट्री के लीव्स पर मेनली इसको लिखा जाता था। यानी जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो एंशियंट टाइम में भोज ट्री के पत्तों पर, लीव्स पर लिखे जाते थे, उसको हम लोग पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। साथ ही साथ में यानी जो अलग अलग वर्ड्स थे, यानी कि कई सारे हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, उसमें जो अलग अलग वर्ड्स थे उसको कंपेयर किया गया, यानी उसमें क्या कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया था। साथ में क्या है, जो बहुत ही मोस्ट वर्जन यानी जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स थे उनको कंपाइल किया गया, फिर उसको अलग अलग वॉल्यूम में पब्लिश्ड भी किया गया था। यानी कि 3 तरीके से कंपाइलेशन हुआ। पहला तरीका क्या है कि अलग अलग रीजन से अलग अलग स्क्रिप्ट, खास करके संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया गया। सेकंड क्या है, वर्ड्स, जो कॉमन वर्ड्स थे उनको कंपेयर किया गया और उनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढने का प्रयास किया गया। और थर्ड कि जो वर्ड्स कॉमन थे उनको कंपाइल करके अलग अलग वॉल्यूम पब्लिश करने का काम किया गया। इस पूरे काम में 47 ईयर लगा था और इसको कई सारे वॉल्यूम पब्लिश किया गया था, लगभग 13,000 पेज इसमें ऐड किए गए थे। ठीक है, और लगभग जो है मोर देन हाफ ऑफ द पेज डॉक्यूमेंट रीजनल वेरिएशन, यानी कि लगभग इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो हाफ पेज है, जो मेनली पूरा हाफ बुक है, उसमें हमें अलग अलग रीजन के हमें यहाँ पर वेरिएशन दिखाई देते हैं, जहाँ से हमको अलग अलग एविडेंस मिले थे। ठीक है, ये हुआ। देन आगे की फाइंडिंग, हमें क्या क्या मिला इस पूरे कंपाइलेशन में, इस पूरे एडिशन में। तो कॉमन एलिमेंट इन संस्कृत वर्जन वर फाउंड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी हमें जो
संस्कृत वर्जन है उसमें जो कॉमन एलिमेंट हमें मिले लगभग पूरे हमें इंडिया सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, जैसे कि कश्मीर, नेपाल से के केरला तक और तमिलनाडु तक में। ठीक है, सिग्निफिकेंट हमें रीजनल वेरिएशन दिखाई दिए हैं कि कैसे ओवर द सेंचुरीज, कई शताब्दियों में जो टेक्स्ट हैं, जो किताबें थी वो ट्रांसमिट हुई है, यानी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँची है। वेरिएशन वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस, यानी जो अलग अलग हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं उसको फुटनोट्स में और अपेंडिसेस में चेंज किया गया है। कंपाइलेशन के दौरान हमें कौन कौन से सोशल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी दिखाई दिए हैं, यानी इसमें बताया गया है, इसमें मेनली ये समझाया गया है कि जो वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसके छाप थे। तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सोशल जो प्रोसेस थे वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि अर्ली और लेटर की सोसाइटीज़ में हमें नज़र आ रहे थे। यानी कि जिस तरह से समय ढलता गया तो समाज में कई सारी क्या है जटिलताएं आई, कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिखाई दिया गया था। ये इंडिकेट करता है कि जो डायलॉग थे बिटवीन ट्रेडिशंस एंड इवॉल्विंग लोकल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो ये डायलॉग इंडिकेट करते हैं कि किस प्रकार से जो लोकल आइडियाज़ थे, वहाँ के जो प्रैक्टिसेस थे और साथ में जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस थे, ये कैसे इवॉल्विंग हुए हैं। और हमें इन डायलॉग्स में हमें कॉन्फ्लिक्ट और कंसेंसस, यानी कि कई हमें ऐसे डायलॉग मिले हैं जहाँ पर हमें कन्फ्लिक्टिंग हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी असहमति दिखाई दे रही है और कहीं पर कंसेंसस यानी आम सहमति भी हमें नज़र में आती है। जो अर्ली हिस्टोरियंस थे लगभग 1920 सेंचुरी में, वो संस्कृत टेक्स्ट को एज अ फेस वैल्यू के रूप में देखते हैं, एज्यूमिंग दैम टू रिप्रेजेंट एक्चुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो संस्कृत टेक्स्ट है वो उसको एज अ ओरिजिनल टेक्स्ट मानते हैं और उसको एज अ एक्चुअल प्रैक्टिस के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। कौन? जो अर्ली हिस्टोरियंस थे वे लोग हैं। बाद में जो स्कॉलर्स ने एनालाइज किया अलग अलग ट्रेडिशंस को, जैसे कि पाली, प्राकृत, तमिल वक्स को, उन्होंने पाया जो संस्कृत टेक्स्ट है नॉट ऑलवेज फॉलोड लिटरली, यानी क्या है लिटरली तौर पर, यानी कि संस्कृत को हमेशा यूज़ नहीं किया जाता था और कुछ आइडियाज़ जो हैं क्वेश्चन करते हैं और यहाँ तक कि क्या है कि अर्ली हिस्टोरियन द्वारा किए गए कामों को रिजेक्ट करने का भी काम करते हैं। यानी हमें दो यहाँ पर मेन आउटकम दिखाई देता है। जो लेटर स्कॉलर्स ने एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि जो संस्कृत टेक्स्ट है उसको हमेशा फॉलो नहीं किया जाता था और कुछ आइडियाज़ जो एज्यूम हुए उसके अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया और यहाँ तक इन चीज़ों को खारिज किया गया था। तो यहाँ से MCQ सवाल बनता है कि कितने पेजेस में कंपाइल किया, ठीक है, किसने किया था, शुरुआत कब हुआ था, की फाइंडिंग्स हमें क्या मिली थी। तो यहाँ से इस टॉपिक से ये सवाल ये बनने के चांस पूरे होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है किनशिप, मैरिज, डाइवर्स ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। देखिए किनशिप मतलब क्या होता है। किनशिप मतलब हम मान सकते हैं कि एक, दो या दो से अधिक है, कितने, दो या दो से अधिक जब जनरेशन एक साथ होती है उसको हम किनशिप कहते हैं। अगर हिंदी की हम बात करें ना तो उसको हिंदी में बोलते हैं नातेदारी। क्या बोलते हैं? जो NCERT लिखता है वो लिखता है नातेदारी, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर, चाचा चाची, ठीक है ना, बुआ फूफा, ये सब चीज़ें होती हैं। जो ये सब है इनका जो पूरा एक नेटवर्क है ना, जो पूरा ब्रॉड एरिया है, डैट इज़ कॉल्ड अ किनशिप। मैरिज क्या होते हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं, मैरिज मतलब क्या होता है, ठीक है। जहाँ पर क्या है दो पर्सन्स, यानी वन इज़ फीमेल अनदर इज़ मेल, जब दोनों एक ट्रेडिशनल रूप से, एक कह सकते हैं ऑफिशियल रूप से जब साथ होते हैं और जिस सिस्टम के थ्रू वो साथ आते हैं, साथ रहते हैं, डैट इज़ नोन एज अ मैरिज। मैरिज जो है वो एक प्रकार का आपको ग्रांट देता है। मैरिज जो है वो आपको एक प्रकार का क्या है अथॉरिटी देता है साथ रहने का। हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में क्या है बिफोर मैरिज के भी कॉन्सेप्ट को लीगलाइज्ड करार दे दिया है। हालांकि वो अदर मुद्दा है, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ मैरिज को किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है।
देखिए, हम यहाँ समझेंगे कि शुरुआती समय में परिवार की संरचना क्या थी, फैमिली के स्ट्रक्चर्स क्या थे। जो शुरुआती सोसाइटी है वहाँ पर अलग अलग किनशिप सिस्टम काम करते थे, अलग अलग रीजन में, अलग अलग कम्युनिटी में, जिन्होंने सोशल नॉर्म्स को और डेली इंटरेक्शंस को शेप देने का काम किया था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, फैमिलीज़ जो हैं, फैमिलीज़ क्या होती हैं मेनली, तो फैमिलीज़ वे होती हैं जो कि रिसोर्स शेयर करते हैं, साथ रहते हैं और कलेक्टिवली क्या है रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है किनशिप और फैमिली रिलेशनशिप की, ये वैरिड होती है। ठीक है, समझिए, परिवार क्या होता है, परिवार एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि रिसोर्स शेयर करते हैं, साथ रहते हैं और कलेक्टिव रिचुअल्स में, मान लीजिए आपके घर में कोई पूजा हो रहा है तो वहाँ केवल आपके पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप पेरेंट्स, उनके बच्चे, ठीक है, घर में जो और मेंबर होंगे वो भी कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट ग्रुप इज़ नोन एज अ फैमिली। फैमिली में क्या हो सकता है मेनली, या इसमें आपके पेरेंट्स 1-2 बच्चे या 3 बच्चे 4 बच्चे भी यहाँ पर कॉमनली ऐड हो सकते हैं। बेसिकली परिवार क्या होता है, वन इज़ मेल यानी हस्बैंड यानी फादर, ठीक है ना, मदर, फादर, एक लड़का यानी सन और एक लड़की, ठीक है ना, यानी डॉटर। डैट इज़ नोन एज अ फैमिली। इसे फैमिली गवर्नमेंट करार देती है। ये बोला गया है। कुछ समाज हैं जहाँ पर कज़न्स को जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स माना गया है, हालांकि कहीं पर ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो कज़न आप सुनते होंगे कि इस्लामिक रिलीजन में कज़न्स में भी मैरिज होते हैं, और ये सिर्फ इस्लामिक में ही नहीं होता है। अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे, साउथ इंडिया जाएंगे, तो भी आप देखेंगे वहाँ पर सदर्न इंडिया में भी क्या होता है, कज़न्स के साथ में शादियाँ होती हैं। यानी कि अब इससे समझिए आप कि फैमिली का कॉन्सेप्ट बाउंड नहीं है या सीमित नहीं है कि केवल परिवार में माता पिता, एक लड़का एक लड़की ही होंगे, और जो कज़न्स होते हैं वो उनको क्या है, हम अपना खून नहीं मानते हैं। लेकिन कई समाज हैं जहाँ पर क्या है, कज़न्स के साथ डायरेक्टली ब्लड रिलेटिव या ब्लड रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। हिस्टोरियन जो स्टडी करते हैं फैमिली और किनशिप पर्सपेक्टिव को, ये समझने के लिए क्या, सोशल बिहेवियर को, रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस बिलीव्स इन्फ्लुएंस्ड इन पीपल्स एक्शन। इतिहासकार जो हैं परिवार और किनशिप का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि वो सोशल बिहेवियर को समझ सकें और इन चीज़ों ने किस प्रकार से पीपल के एक्शंस को इन्फ्लुएंस्ड किया है उनको भी समझा जाए, इसलिए इसका स्टडी करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट एलीट फैमिलीज इज़ मोर एक्सेसिबल, यानी कि अमीर परिवारों के बारे में हमारे पास नॉलेज अधिक है। वहीं पर जो रिकन्स्ट्रक्टिंग द फैमिलियल बॉन्ड्स ऑफ कॉमन पीपल रिमेन आ चैलेंज। यानी सिंपल देखिए, जो लास्ट लाइन है ना, ये आपको एक चीज़ दिखाता है, समझाता है कि एलिट क्लास के बारे में हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, जबकि जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में हमारे पास नॉलेज कम है। क्यों? क्योंकि देखिए एलिट क्लास लाइक अ किंग, नोबल्स, ब्यूरोक्रेसी, इनके लिए कई किताबें लिखी गई हैं। जो पिछला हमने पढ़ा चैप्टर, हमने वहाँ बात किया इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस में भी मेनली राजा, उसके परिवार या जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में अधिक बात की जाती है। यानी कि चाहे किताब हो या हिस्टोरियंस जो होते हैं उनका अधिक तवज्जो, उनका अधिक जो है फोर्स जो होता है वो अपर हायरार्की के ऊपर होता है, ना कि कॉमन पीपल के ऊपर होता है। इसलिए हमारे पास एलीट फैमिलीज़ को जानने के लिए ज़्यादा सोर्सेस हैं कंपेयर टू कॉमन पीपल के। आप समझे किनशिप क्या होता है, मैरिज क्या होते हैं, फैमिलीज़ क्या होते हैं, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट एक आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रिलिनी, ऐसे एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिलिनी। ठीक है ना, क्या वर्ड है, पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा जाता है। देखिए जो पैट्रिलिनी है ये क्या दिखाता है, मेल लिनियज को दिखाता है। यानी कि मान लीजिए एक सन है, बेटा, तो फिर इसके पिता होंगे फादर, इनके फादर, ठीक है, फिर इनके भी फादर। यानी कि जब मेल तरफ से उनके पूरे ख़ानदान का इतिहास निकाला जाता है ना, डैट इज़ कॉल्ड अ पैट्रिलिनियल। ठीक है ना, वैसे ही जब माताओं की तरफ से फीमेल लीनियज देखा जाता है, डैट इज़ कॉल्ड अ मैट्रिलिनियल उसे कहा जाता है।
मैट्रिलिनी का नाम देते हैं। पैट्रिलिनी यानी पिता की ओर से मेल की तरफ से, और मैट्रिलिनी जो है ये मदर की ओर से फीमेल की तरफ से। पूरे हम इसके एक लीनिएज को, एक पूरे वंश को देखते हैं। पैट्रिनी यानी कि अर्ली सोसाइटी में पैट्रिनी का रोल बहुत ज़्यादा है। और आप जानते भी हैं कि इंडियन सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, या फिर पैट्रिलिनी सोसाइटी है, जहाँ पर क्या है, पैट्रियार्कल रूल्स, पैट्रियार्कल सिस्टम्स को अधिक फॉलो किया जाता है। यानी एक मेल ये डिसाइडिंग करता है कि हाउ सोसाइटी बिल्ड, समाज कैसे बनेगा, समाज कैसे गवर्न होगा। ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट से, या फिर नॉट अ माइंडसेट, इट इज़ अ पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है। अब कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए कि अब एक चीज़ समझिए, आखिर हम बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी इट इज़ अ पैट्रियार्कल, ठीक है ना, कि प्रसत्तावादी है, तो क्यों है, वाई, इसको समझना ज़रूरी है ना। अब मान लीजिए 100 जनसंख्या एग्जांपल देता हूँ मैं, और यहाँ पर 70 आपके मेल हैं और 30 आपके फीमेल हैं, तो कॉमन सी बात है, जिसका जनसंख्या अधिक होगा वो गवर्न करेगा, वो रूल करेगा। और मेन चीज़ क्या है, जो पर्सन रूल करेगा ना, जो जेंडर रूल करेगा ना, वो कहीं ना कहीं अपने लिए पावर को बिल्ड करेगा, अपने तरीके से गवर्न करेगा, जिससे कि उसका पावर उससे छीना ना जाए, उसका जो अधिकार है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसको उससे छीना ना जाए। ठीक है, तो डेट्स रीज़न कि जो इंडियन सोसाइटी है पहले भी और लगभग अभी भी, ऐसा नहीं है कि अभी मॉडर्नाइज हो गया तो हम बिल्कुल वी आर लिबरल, वी आर इक्वल, अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल आइडियोलॉजीज अभी भी चलती हैं। तो ये बोला गया है कि अर्ली जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर पैट्रिलिनी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, साथ में आगे यहाँ समझाया गया है कि जो महाभारत जो इन्फ्लुएंस टेक्स्ट है उसमें हमें पैट्रिलिनियन के बारे में अधिक दिखाई देता है, कैसे पिता के बाद उसमें समझाया गया है। मेनली अगर आप देखेंगे महाभारत इज़ अ गुड एग्जाम्पल, मैं बोलूँगा इज़ अ गुड, महाभारत वाज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैट्रिलिनियर सक्सेशन, यानी कैसे एक पिता के बाद, फादर के बाद क्या है, उसका सन ही क्या है, राजा बनता था। ठीक है, आफ्टर फादर क्या है, उसका बेटा सन बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, ना कि उसकी पुत्री राजा बनती थी। यानी कि जो महाभारत है बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया गया हमें पैट्रिलिनी का। जो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी है फॉलोड पैट्रिलिनियर डिसेंट, अधिकांश डायनेस्टीज जो है वो पैट्रिलिनियर डिसेंट को ही फॉलो करती है, ऐसे मैंने समझाया अभी। यानी कि पिता के मरने के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था, यदि बेटा नहीं है, मान लीजिए फादर है, ठीक है, इसके सिर्फ डॉटर है, ओनली डॉटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, फादर का जो भाई है वो राजा बनेगा, या इसका जो सन होगा वो राजा बनेगा। किसी कंडीशन में डॉटर राजा नहीं बन सकती थी, डॉटर जो है सक्सेसर नहीं होती थी फादर का। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर नंबर 3 में समझाया गया है। यहाँ एक एक्सेप्शंस दिया गया है कि जो प्रभावती गुप्त हैं, गुप्ता एम्पायर की जो वीमेन है प्रभावती गुप्त, वो पैट्रिलिनियन सोसाइटी के अंदर क्या है, रूलर बनी थी, शासिका बनी थी वहाँ पर, बट इट इज़ अ एक्सेप्शन। तो जब भी एक्सेप्शंस होते हैं सवाल आने का चांस पूरा होता है। रखना है याद कि प्रभावती गुप्त एंशिएंट इंडिया में हमें ऐसी वीमेन दिखाई देती है कि पैट्रिलिनियन होने के बाद भी, ठीक है, वो हेड बनी थी, उन्होंने सोसाइटी को गवर्न करने का काम किया है। जो रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद है, इसमें भी क्या है, पैट्रिलिनी को इन्फोर्स करने की बात बोली गई है। इसमें कई मंत्र हैं जो सिग्निफिकेंस दिखाते हैं, महत्व भी दिखाते हैं समाज के अंदर पुत्र का। यानी देखिए, अब एक चीज़ होता है ना कि आखिर पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा अधिक क्यों थी कंपेयर टू पुत्री के, यानी ठीक है, सन का डिमांड ज़्यादा था कंपेयर टू डॉटर के। अब उस समय कॉन्सेप्ट क्या था ना, उसमें कॉन्सेप्ट था वॉर का। अगर आप देखोगे ना ऋग्वेदिक टाइम का, तो वहाँ पर सोसाइटी इज़ नॉट कि कैसे इसमें ये बोल सकते कि जो वो समाज था ना वो आज का समाज नहीं था। ठीक है, वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी थी। ट्राइबल सोसाइटी में क्या होगा, आपको यहाँ पर अगर गवर्न करना है तो यू नीड रिसोर्सेस, आपको जरूरत है रिसोर्स का, उसके लिए आपको वॉर करना पड़ेगा। और वॉर में
बेटी नहीं, यहाँ पर आपके सन जाते थे तो सन की मृत्यु अधिक होगी, सन अधिक मरेंगे, डेट्स रीज़न सन का डिमांड ज़्यादा होता था। समझे आप? ठीक है, सन का डिमांड क्यों था? हमारा समाज ट्राइबल था, ठीक है, वॉर करके रिसोर्स लाओ और यूज़ करो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो वहाँ पर वॉर पर मेल जाते थे तो वहाँ पर डेथ अधिक होती थी, इसलिए क्या है, मेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। और हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेद, वहाँ पर भी पैट्रिलिनी को फॉलो किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रिलिनी। अब देखते हैं विवाह के नियम क्या क्या थे। ठीक है ना, देखो मैरिज जो कस्टम से अगर बात किया जाए तो इसने सोशल स्टेबिलिटी और अलायंस बिटवीन फैमिलीज। अब देखिए शादी, मैरिज क्यों होता है? मैरिज इज़ नॉट ओनली अ बॉन्डिंग ऑफ टू जेंडर्स, ये केवल दो जो है लैंगिक व्यक्तियों का आपस में मिलन नहीं है। ये मैरिज जो है क्या करता है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। ठीक है, रखेंगे आप इसे याद। मैरिज जो है ये क्या स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखोगे, ये अलायंस बनाता है, दो परिवार के बीच में अलायंस यानी कि संबंध बनाने का काम करता है। ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है मैरिज के। और मैरिज के भी कई सारे टाइप है, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ठीक है ना, और भी इसके टाइप्स हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, एक्सोगैमी क्या होता है, जब अपने समूह से बाहर शादी करना, अपने क्या है ब्लड रिलेशन से बाहर शादी करना, डेट इज कॉल्ड एक्सोगैमी। ये बहुत ही कॉमन था एलिट फैमिलीज में। ठीक है, टू प्रिवेंट क्लोज रिलेटिव मैरिज, मैरिंग आउटसाइड द किन ग्रुप। ठीक है, समझिए एक्सोगैमी क्या होता है। जो हाई स्टेटस वीमेन होती थी उनको वर स्टेटिकली कंट्रोल टू मैरी एट राइट टाइम टू राइट पर्सन। अब देखिए समझिए बात को, आखिर यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी ने कि हाई स्टेटस वीमेन, आखिर क्यों यहाँ पर लो क्यों नहीं लिखा कि लो स्टेटस के वीमेन को उनके पास एकदम शक्ति, उनका कंट्रोल था कि राइट टाइम पर राइट पर्सन से मैरिज करेंगे। अब अपर क्लास में कौन है, आप देखेंगे किंग जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो। ठीक है, अगर किंग के मान लो घर में ही उनकी पुत्री जो है ये किसी से भी शादी कर लेगी तो इसका मैसेज किया जाएगा कि वीमेन जो है किसी से कभी भी शादी कर लेंगी। इसीलिए हाई स्टेटस वाले वीमेन को वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल उनके ऊपर रखा जाता था कि वो एक राइट टाइम में और राइट पर्सन से ही शादी करेंगी या राइट पर्सन का ही चुनाव करेंगी। क्योंकि अगर अपर जो सोसाइटी है उनके द्वारा किए जाने वाले प्रैक्टिसेस को ही मिडिल सोसाइटी या फिर जो लोअर क्लास है वो उनको फॉलो करता था, इसलिए हाई स्टेटस वुमेन के ऊपर काफ़ी अधिक कंट्रोल रखा जाता था। साथ में देखेंगे कन्यादान जो है, कन्यादान जो है एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती थी, जिसको कि रिलीजियस ड्यूटी का नाम दिया गया है। रखेगा याद, एग्ज़ाम पूछता है कि मेनली कन्यादान क्या होता है कि गिविंग अ डॉटर इन अ मैरिज, यानी कि शादी समय पुत्री को दिया जाना, डेट इज़ कॉल्ड अ कन्यादान होता है, जिसको कि एक प्रकार से रिलीजियस ड्यूटी माना गया है पिता के लिए। अलग अलग मैरिज के फॉर्म थे जिसमें कि आप अरेंज देख सकते हैं, वॉलंटरी देख सकते हैं। कैप्चर बेस्ड मैरिज क्या होता है, अगवा करना, उठाना, शादी करना, डेट इज़ कॉल्ड अ कैप्चर बेस्ड मैरिज होता है, जो कि दिखाता है कि अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस होते थे। मनुस्मृति में 8 तरह के मैरिज की बात की गई है। जो शुरू के 4 उसको गुड माना गया, जो बाद के 4 है उसको कंडेम्ड किया गया है। रखेंगे याद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखा है मनुस्मृति में, कितने टाइप मैरिज है, 8 टाइप है, शुरू के 4 गुड है, बाद के 4 को कंडेम्ड किया गया है। इसके तहत दिस इंक्लूडेड ऑफरिंग अ डॉटर टू अ स्कॉलर, वॉलंटरी यूनियन एंड मैरिजेस इन्वॉल्विंग वेल्थ एक्सचेंज। यानी मनुस्मृति में लिखा है कि आप अपने पुत्री विवाह किससे करेंगे, जो कि स्कॉलर होंगे। कौन होंगे, स्कॉलर होंगे। ठीक है, वॉलंटरी यूनियन यानी आप यहाँ पर देखते होंगे ना कि स्वयंवर वगैरह होता था, उस तरह के विवाह की बात भी बोली गई है। और मैरिज इन्वॉल्विंग वेल्थ यानी पैसे के बदले में शादी करना, डेट इज कॉल्ड अ मैरिज इन्वॉल्विंग वेल्थ की बात बोली गई है। यानी वेल्थ एक्सचेंज के थ्रू शादी भी होती थी उस समय पर। तो ये पूरा है आपका अबाउट रूल्स ऑफ मैरिजेस। अगला है द गोत्र ऑफ वीमेन।
जो गोत्रा का जो क्लासिफिकेशन है लगभग 1000 BCE के आसपास हुआ था वैदिक शीर में, यानी कि वैदिक ऋषियों ने के बेसिस पर गोत्र का क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए समझिए, पहले हमारे यहाँ पर 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम होता है, जो आप सब लोग लगभग जानते ही होंगे, बहुत कॉमन भी है। सबसे ऊपर कौन होता है? डैट इज़ अ ब्राह्मण, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, लास्ट कौन हमारा? शूद्रा है, ठीक है ना। सो मेनली 4 फोल्ड आपके यहाँ पर ब्राह्मणिकल सिस्टम्स चलते हैं, डैट इज कॉल्ड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनके अंदर भी गोत्र होता है। वर्ड क्या है? डैट इज कॉल्ड अ गोत्र। गोत्र किससे निकला है? ऋषियों से, जिसे शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। वैदिक ऋषि से गोत्र निकला हुआ है। और जो सेम गोत्र है, अगर आपका गोत्र सेम है, किसका? मान लीजिए एक मेल है, एक फीमेल है, इनका गोत्र सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए? आपके ब्रदर सिस्टर्स कहलाते हैं, भाई बहन कहलाते हैं, अगर गोत्र सेम होता है। यानी कि सेम गोत्र में क्या देखेंगे आप यहाँ पर? मैरिज नहीं हो सकता है, शादी नहीं होता है, बिकॉज इनको क्या बोला गया है? या आपस में भाई बहन होते हैं, यानी कि जाति समान होनी चाहिए। रखिएगा याद कि क्या है, आपका जो कास्ट है, कास्ट यहाँ पर सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें गोत्र का, तो ये यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए शादी करने के लिए। किसमें? हिंदू रिलीजन में ऐसा बोला गया है। जाति समान हो, बट आपका गोत्र जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। समझ गए पॉइंट? अब इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें एक बात और समझाया गया है कि विमेन का गोत्र, देखिए मेल का जो गोत्र होता है वो जब तक चाहे तब तक अपने पास रखेगा, लेकिन जो वीमेन का अगर हम बात करें गोत्र का, कि बिफोर मैरिज, शादी से पहले अगर देखा जाए तो उनके पास अपने पिता का, किसका? फादर का गोत्र होता है। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर मैरिज का, किसका? आफ्टर मैरिज का, उनको अपने हस्बैंड का गोत्र धारण करना पड़ता है। यानी कि शादी के पहले पिता गोत्र लेंगे, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने पति के गोत्र को यूज़ करना होता है, ठीक है, रखना याद। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। कि वीमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड का गोत्र लेंगे शादी के बाद। एक प्रकार का पैट्रिलिनियल नॉर्म्स को ही फॉलो करने के बाद बोली गई है। सातवाहना डायनेस्टी जो है, यहाँ पर वीमेन जो है शादी के बाद भी अपने पिता गोत्र को ही रखती है, जो कि एंडोगैमी यानी कि मैरिज विद इन द किन ग्रुप को शो करता है, ठीक है, कि शादी के बाद भी इन्होंने अपने पिता के ही गोत्र को फॉलो किया था, ना कि अपने हस्बैंड के गोत्र को, ठीक है। और सातवाहना डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी भी है, रखेगा याद, जो कि कैसी है? जो कि कहीं ना कहीं आपको मैट्रिलिनियल दिखाई देगा। यानी कि ये लोग क्या हैं? अपने मदर का नाम यूज़ करते हैं नाम के पहले। एग्जाम्पल के लिए नाम बोलता हूँ मैं, प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना, प्रभावती गुप्त, या फिर गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। ये दिखा रहा है कि मैट्रिलिनियर है, यानी ये लोग माता के नाम को यूज़ करते हैं। देन एंडोगामी जो है, एंडोगामी ने कहीं ना कहीं क्या क्लोज निट कम्युनिटी को मजबूत किया है, और किनशिप ट्रेडिशंस में क्या देखेंगे? रीजनल डाइवर्सिटी को भी दिखाता है। कुछ सातवाहना जो है ये पॉलीगैनी को फॉलो करते थे, मीनिंग इनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। पॉलिएंड्री क्या होता है? एक से अधिक पति होना। पॉलीगैनी क्या होता है? एक से अधिक पत्नियों का होना। गोत्र बेस्ड नेम्स इन इंस्क्रिप्शंस हेल्प हिस्टोरियंस ट्रेस फैमिली टाइज एंड वेरिएशंस इन एडरेंस टू ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। यानी गोत्र आधारित जो हमें नाम मिले हैं ना अभी लेखों में, इंस्क्रिप्शंस में, कहीं ना कहीं ये क्या है? ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में जो परिवारों के संबंधों को समझने में इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को काफ़ी अधिक हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा अबाउट द गोत्रा ऑफ वीमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। वर मदर इम्पॉर्टेंट। देखिए अभी मैंने आपको लास्ट ही समझाया था ना इसमें, कि सातवाहना जो है अपनी माताओं को नाम यूज़ करते थे, डैट इज कॉल्ड अ मैट्रोनिमिक्स। मैट्रोनिमिक्स क्या होता है? अपनी माँओं का नाम यूज़ करना, जो कि एक प्रकार से मदर्स के रोल को एम्फेसाइज करता है, उसको दिखाता है। सक्सेशन वाज मोस्टली पैट्रिलिनियल। देखिए उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही बनेगा, लेकिन क्या है? ये लोग अपनी माताओं को नाम, अपने नाम के आगे पिता का नहीं बल्कि माताओं के नाम को यूज़ करते थे। दैट्स रीजन सातवाहना रूलर्स वाज नोन एज अ मैट्रोनिमिक्स बोला गया है।
जब मेटोनिमिक्स का यूज़ है ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर को डिस्पाइट किसके डोमिनेंस ऑफ पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस के, यानी कि पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस होने के बाद भी मदर के इम्पोर्टेंस को शो करता है क्या मेटोनॉमिक्स। कई जो वीमेन हैं फादर के गोत्र को रिटर्न करती है, जो कि एक प्रकार से चैलेंज करना होता है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को, क्योंकि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स क्या बोलता है कि आफ्टर मैरिज क्या है, आपको आफ्टर मैरिज जो है आपको क्या है हस्बैंड का गोत्र यहाँ पर यूज़ करना होता है। ठीक है, ये बोला गया है। स्टडी मेट्रोनॉमिक्स एंड सक्सेशन हेल्प अंडरस्टैंड वीमेंस रोल एंड स्टेटस इन अर्ली इन सोसाइटी। जो मेट्रोनॉमिक्स है, जो सक्सेशन का रूल है, उत्तराधिकारी का जो नियम है, ये एक प्रकार से आरंभिक समाज में महिलाओं की स्थिति, वीमेंस के रोल को समझने में भी काफ़ी हेल्प करती थी। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है पॉइंट्स, पॉइंट नंबर ही पहला हो गया, आपका जो थर्ड पॉइंट हो गया, आपका जो फोर्थ पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। देखिए द राइट ऑक्यूपेशन, इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि 4 वर्ण थे। ठीक है, 4 आपके यहाँ पर वर्ण हैं, डेट इज कॉल्ड अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके काम क्या क्या होते हैं, बहुत ईजी है ये स्लाइड, और ये स्लाइड हम अधिक टाइम यहाँ लगाएंगे भी नहीं है। देखिए 2 चीज़ें टेक्स्ट आपको रखनी है याद हमेशा, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र। इन्होंने डिफाइन किया था कि आइडियल ऑक्यूपेशन क्या होगा 4 वर्णों का। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ये एक प्रकार के क्या हैं वर्ण हैं। कहाँ लिखा है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ब्राह्मण जो हैं क्या करेंगे, वेद का टॉट करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, परफॉर्म करेंगे सेक्रीफाइस को, यानी अनुष्ठान वगैरह करेंगे, गिफ्ट लेंगे, फोकसिंग ऑन रिलीजन एंड एजुकेशन, धर्म और शिक्षा पर अधिक ये लोग ध्यान दिया करते थे। क्षत्रिय काम क्या है, बहुत इजी है, युद्ध करना, सुरक्षा करना, लोगों का न्याय दिलाना, और क्या है ये एक प्रकार से वॉरियर और रूलर्स हुआ करते थे। वैश्य कौन होते हैं, जो एग्रीकल्चर करेंगे, ट्रेड करेंगे, जो पशु चराते हैं ना, डेट इज कॉल्ड पैस्टोरलिज्म का काम करेंगे, और ये आर्थिक क्रियाओं में यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कंट्रीब्यूट करते थे। शूद्र वो होते थे जो शुरू के 3 को, किसको, शूद्र कौन थे, ये शुरू के इन तीनों की सेवा करते थे। ठीक है, और इनका जो स्टेटस था सबसे अधिक लो होते थे। ब्राह्मण्स जो होते थे, ब्राह्मण्स क्या बोला गया है, इन्फोर्स करते थे इन नॉर्म्स को यूजिंग डिवाइन अथॉरिटी, यानी कि वो देवत्व के थ्योरी को डिवाइन अथॉरिटी के थ्रू किंग को एडवाइस करके और बर्थ बेस्ड स्टेटस को प्रमोट करके क्या है इस पूरे थ्योरी को रिलेवेंट करार देते थे। अब समझिए 3 बात बोला है ना, डिवाइन अथॉरिटी पहला पॉइंट बोला है, समझते इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये सवाल यहाँ से बनता है एमसीक्यू में भी और थ्योरी वाले पार्ट में भी। ठीक है, देखिए डिवाइन अथॉरिटी बोला गया है, यानी कि किसी भगवान को, यानी क्या बोलेंगे कि जो वर्णा है ना, वर्णा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है आप भी जानते हैं, जो ब्रह्मा है। ठीक है ना, ब्रह्मा से इनका ओरिजिन हुआ है, उनके माउथ से, उनके शोल्डर से, उनके नी से, उनके फीट से। माउथ से कौन हुआ है, तो आपका ब्राह्मण, शोल्डर से कौन, क्षत्रिय। ठीक है ना, आपके थाई से वैश्य, और आपके जो फीट से कौन, शूद्रा हुए हैं। डेट इज कॉल्ड डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन थ्योरी इसे बोला जाता है। अगला एडवाइजिंग किंग, ये किंग को एडवाइस करेंगे कि अपने राज्य में जो है ये इन नॉर्म्स को फॉलो करवाइए। ठीक है ना, और किंग इनको फॉलो करवाते थे ताकि क्या है, जो ब्राह्मण्स थे ना उस समय इनका ज़्यादा डोमिनेंस था कंपेयर टू किंग का, तो किंग इनका काम करेंगे, ब्राह्मण इनका काम करते थे। इसको जो बोला गया है, इसको किंग एंड ब्राह्मण क्या है, नेक्सस का नाम दिया गया है। यानी कि अगर आप कई सारे इतिहासकार की बुक पढ़ेंगे या जो हिस्टोरियंस का थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो क्या बोलते हैं कि टॉप के 2 लोगों ने, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने मिल करके क्या किया है, वैश्य को भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया है। जो शूद्र होता है, शूद्र का तो स्टेटस बहुत ही लो था यहाँ पर, तो ब्राह्मण क्षत्रियों का जो नेक्सस है, इन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत लेवल तक एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है,
दैट इज सेकेंड थ्योरी। थर्ड बोला है बर्थ बेस्ड स्टेटस, यानी यहाँ क्या बोला है, जन्म आधारित। अगर कोई जिसका मान लो 4 वर्ण थ्योरी, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्होंने बोला है कि बर्थ के बेसिस पर तय होता था कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र यहाँ पर बनता था, यानी जन्म आधारित। और ये बोले शुरू में ये लोग क्या बोलते थे कि बर्थ बेस्ड ऑक्यूपेशन भी होगा, यानी अगर आपके पिता, मान लीजिए कि अगर आपके पिता ब्लैक स्मिथ हैं तो उसका बेटा भी क्या है, आपका ब्लैक स्मिथ ही बनेगा। यदि पिता जो है किंग है तो उसका बेटा भी किंग ही बनेगा। डैट इज कॉल्ड अ बर्थ बेस्ड ऑक्यूपेशन थ्योरी, इसे नाम यहाँ पर दिया जाता है। ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अब क्या है, डैट इज़ अ नॉन क्षत्रिय किंग। नॉन क्षत्रिय किंग यानी कि इसमें क्या बोल, इसमें कुछ वैसे राजाओं के बारे में बात की जाएगी जो क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय ना होते हुए भी वो राजा बने थे, उन्होंने गवर्निंग किया था। ब्राह्मणिकल टेस्ट क्या बोलता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बनेगा, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस इसे डिसएग्री करते हैं। मौर्य और शक जो है ये उन्होंने भी शासन किया था, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे। डिबेट है कि जो मौर्यन है नॉन क्षत्रिय ऑरिजिन था, बुद्धिस्ट बोलते हैं कि क्षत्रिय थे, वहीं ब्राह्मणिकल टेस्ट बोलते हैं कि ये लोअर ऑरिजिन के थे, शूद्र से, ठीक है ना। शुंग और कनब जो सक्सेसर थे मौर्यन के, ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन चैलेंज होता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, ठीक है ना। तो दिखाता है कि नॉन क्षत्रिय भी राजा होते थे। पॉलिटिकल पावर जिस पे डिपेंड करता था, किस पे, सपोर्ट पे, रिसोर्स पे, ना कि वर्ण सिस्टम पे। यानी राजा वो बनता था जिसके पास सपोर्ट है, जिसके पास रिसोर्स वगैरह होते थे। रुद्रदामन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में सवाल आना गारंटी यहाँ से। रुद्रदामन जो है, जो कि शक रूलर था, ठीक है, इसको मेनली मलेच्छ बोलते थे। मलेच्छ कौन होंगे, दे आर आउटसाइडर होते थे और न्यू सांस्कृतिक ट्रेडिशंस एंड हेल्ड ग्रेट पावर। रुद्रदामन जो शक रूलर थे, इनको मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ कौन होते हैं, पहला पॉइंट क्या है, मलेच्छ कौन होंगे, जो कि आउटसाइडर हैं और जिनको कि संस्कृत बोलना नहीं आता है, ठीक है ना। जो नॉन संस्कृत पीपल होंगे, दे आर नोन एज अ मलेच्छास, ठीक है, ये हो गया। और रुद्रदामन जो है ये, ठीक है, रुद्रदामन ही है जिन्होंने क्या, जिन्होंने आपके सुदर्शन लेख का, सुदर्शन इन्होंने सुदर्शन लेक को रिक्लेम करवाया था। डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, रखना, याद बोल रहा हूँ मैं, सवाल बनेगा ही बनेगा यहाँ से। तो उस स्लाइड में इतना ही केवल काम का था। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, डेट इज़ कॉल्ड जाति एंड सोशल मोबिलिटी। यहाँ से भी सवाल क्या बनता है, देखते हैं। जाति, डेट इज़ कॉल्ड सबकास्ट। जाति क्या था, वर्ण के अंदर क्या क्या जातियाँ होती है। वर्ण लिमिट है 4, जातियों की कोई संख्या नहीं है, जाति बहुत सारे होती हैं, ठीक है ना। जो कि जाति जो है 4 वर्ण से मर्ज हुए थे, ऑक्यूपेशन बेस्ड होते हैं, उनके तहत क्या है, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। वरना में, वर्ण सिस्टम में, वरना के अंदर क्या है, आपके सोशल मोबिलिटी नहीं था, लेकिन जाति में क्या है, सोशल मोबिलिटी अलाउड है, इनेबल है। और जाति क्या है, ऑक्यूपेशन बेस्ड है और 4 वर्ण से निकले हैं। कुछ जाति जो है गिल्ड बनाती हैं। गिल्ड क्या होता है, सेम प्रोफेशंस के, सेम ऑक्यूपेशंस के लोगों द्वारा बनाया गया एक ग्रुप, डेट इज़ कॉल्ड अ गिल्ड या श्रेणी बोला गया, जिसको मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया भी था, ठीक है। और कुछ जाति आपस में मिलकर गिल्ड बनाएंगे, जो कि एक प्रकार के इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस को ज़्यादा महत्व देता था, उसको ज़्यादा क्या है, आगे बढ़ाने का काम करता था। जो मंदसौर हमें इंस्क्रिप्शंस मिला है 5th सेंचुरी BC में, इसमें स्किल वीवर के बारे में, स्किल वीवर गिल्ड के बारे में बताया गया है। रखना से याद, पूछा था क्वेश्चन कि मंदसौर इंस्क्रिप्शंस क्यों फेमस है, इसमें हमें सिल्क वीवर गिल्ड के बारे में बताया गया है। इंस्क्रिप्शंस हमें ये शो करते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सोशल यहाँ पर प्रोसेस होते थे, जहाँ पर जो गिल्ड मेंबर है अपने रिसोर्स शेयर करते थे और कम्युनल प्रोजेक्ट में रिसोर्स इन्वेस्ट करने का भी काम करते थे, जैसे कि टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस वगैरह में। ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जो है क्लासीफाई करते थे न्यू सोशल ग्रुप इनटू जाति, जो कि एक प्रकार से सोशल कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाता है।
यानी जो ब्राह्मण्स वगैरह होते थे मेनली वो नए ग्रुप को क्या है वर्ण में नहीं लाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, नए ग्रुप को क्या है जाति में कैटेगराइज करने का काम करते थे। कौन? ब्राह्मण्स होते थे जो। ठीक है। टॉपिक इज चांडाल। टॉपिक इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सवाल पूछा जाता है। चांडाल कौन है? अनटचेबल्स। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है जिसमें कि चांडाल भी शामिल हैं डायरेक्टली, जो कि अनटचेबल्स हैं, इनको एक प्रकार का डिग्रेडिंग टास्क दिया जाता था एंड फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ भेदभाव भी किए जाते थे। मनुस्मृति जो है इनके ऊपर कई सारे ड्यूटीज़ को इम्पोस्ट करती है, इनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाती है। किस पे? चांडाल्स पे। जैसे कि गांव के बाहर रहेंगे, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स फेंके गए छोड़े गए बर्तन यूज़ करेंगे, और क्या है मरे हुए लोगों कपड़े पहनते थे। चांडाल जो होते थे यानी कि बॉडीज़ को डिस्पोज करने का काम करते थे, साथ में एग्जीक्यूशनर के सर्विंग के रूप में भी काम करते थे, यानी कि जो मर गया उन सबको सफाई करने का काम भी करते थे। और ये सब दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने मार्जिनल लेवल पर सोसाइटी में ये लोग रहा करते थे उस टाइम पर। जो फास्टियान का अकाउंट है प्रोवाइड करता है कि अनटचेबल्स को एक प्रकार से सोसाइटी में एक्सक्लूड करके देखा जाता था। किसने बोला है? फास्टियान ने बोला है। इंपॉर्टेंट लाइन है, रखिएगा याद, सवाल पूछता है यहाँ से। जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस हैं ये बताते हैं जो सोशल रोल्स हैं वर मोर फ्लूइड, सामाजिक भूमिकाएं बहुत फ्लूइड थी, एक इंडिविजुअल की ग्रुप की चैलेंजिंग दिए प्रिस्क्राइब्ड स्टेटस। यानी नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये बोलता है कि जो समाज में भूमिकाएं होती थी, रोल्स होते थे, काफ़ी फ्लूइड काफ़ी मोबिल होते थे। तो शुरू के आपको ये 4 जो पॉइंट हैं याद रखने हैं, चांडाल बारे में सवाल बनता है। आइए अगला टॉपिक हमारा जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी कि जेंडर का कितना प्रॉपर्टी तक एक्सेस था, कितनी पहुंच थी, इसके बारे में बोला गया है। मैन जो होते थे उनका इनहेरिट, उनको अपने आप ही वेल्थ मिलता था, यानी पिता के बाद संपत्ति पुत्र की होती थी, सीधी सी बात है, और उनका वेल्थ पे कंट्रोल भी होता था। वहीं जो वीमेन होती थी उनके रिसोर्स के एक्सेस काफ़ी लिमिट होते थे। मनुस्मृति जो है अलाउ करते थे वीमेन को क्या, स्त्री धन रखने का। स्त्री धन क्या होता है? मैरिज गिफ्ट। लेकिन क्या है, बट रेस्ट्रिक्टेड ब्रॉडर प्रॉपर्टी राइट्स, यानी मनुस्मृति महिलाओं को स्त्री धन रखने का अधिकार देता है लेकिन उनको उससे अधिक संपत्ति अधिकार नहीं देता है। कौन? मनुस्मृति। प्रभावती गुप्ता जो है वह कटक की जो रानी थी, उनका कुछ हद तक क्या रिसोर्स एक्सेस था, लेकिन जो लैंड है, कैटल है, जो मनी है, मेनली मैन ही कंट्रोल करते थे। जेंडर इनइक्वलिटी वर इन्फोर्स्ड ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा, उसके पास पावर, उसका समाज में दबदबा, उसका कंट्रोल। मैन के पास रिसोर्स था, उनके पास पैसा था, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफरेंशिएशन आना तय था, सोसाइटी में इनइक्वलिटी आना तय था, क्योंकि मैन का कंट्रोल था प्रॉपर्टी पर, ना कि फीमेल का। इस रीज़न से ही मेल जो है सोसाइटी में उसका स्टेटस हायर था, फीमेल का लोअर था। सिंपल सी बात बोली गई है 4th पॉइंट में। द्रौपदी का स्टोरी जो है महाभारत में यह भी हाईलाइट करता है कि किस प्रकार से वीमेंस का उनके एजेंसी और प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होता था। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, द्रौपदी का जो वो पूरा एक प्रकार का जो कह सकते हैं ना कि जो सीन था, कहाँ पर जो सीन था चीरहरण का, वो वहाँ पर क्या शो करता है? वहाँ पर यही शो करता है ना कि जो वीमेन है, वीमेन को ही यहाँ पर संपत्ति मान लिया गया था। द्रौपदी को क्या माना गया था? द्रौपदी को संपत्ति माना गया था, एसेट माना गया था। उस कारण से ही तो उसको क्या है जुए में दांव पर लगा दिया गया था, उसको स्टेक लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वीमेन को एज एसेट के रूप में देखा गया था। तो यही मेनली बोला गया है कि जो महिलाएं हैं, जो द्रौपदी स्टोरी था महाभारत में, वो दिखाता है कि वीमेन का प्रॉपर्टी राइट पर ज़्यादा पहुंच नहीं होता था। सवाल यहाँ से पूछता है कि क्या रोल था प्रॉपर्टी में मेल का फीमेल का, तो आपको यहाँ से आराम से आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। अब पहले देखा हमने मेल फीमेल, अब देखते हैं कि वर्ण का क्या राइट है प्रॉपर्टी तक में।
वरना जो है रेगुलेट करते हैं एक्सेस टू वेल्थ को, वेल्थ तक पहुँच के विथ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड प्रिविलेज है, यानी कि कुछ लोगों को ही या कुछ ग्रुप के पास ही क्या प्रिविलेज था वेल्थ तक पहुँचने का। ब्राह्मण जो क्षत्रिय होते थे टिपिकली अमीर होते थे, प्रिस्ट भी और किंग भी अमीर थे जो कि रिसोर्स को कंट्रोल करने का काम करते थे। बुद्धिज़्म जो है वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज करते, वो इम्फेसाइज करते हैं किसके ऊपर, एथिकल कंडक्ट एंड मेरिट ओवर वर्थ बेस्ट स्टेटस है। बुद्धिज़्म क्या बोलते हैं, बुद्धिज़्म बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है आपका जो बर्थ बेस्ड स्टेटस को ख़त्म कीजिए और क्या एथिकल कंडक्ट है, यानी ये देखिए असलियत में कौन किस लायक है उसको उस अकॉर्डिंग क्या आप उसको यहाँ पर ट्रीट कीजिए। ये बात करते हैं कौन, ये बात करते हैं बुद्धिज़्म यहाँ पर, ठीक है। ये बोला है जो मध्यम निकाय, मध्यम निकाय इज़ अ बुक ऑफ बुद्धिज़्म, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है ना, ये सब बुक है किसके, बुक है बुद्धिज़्म के ही। तो मध्यम निकाय बताता है कि जो वेल्थ है नॉट बर्थ है, डिटरमाइंड सोशल स्टेटस चैलेंजिंग ब्राह्मणिकल व्यू। जो मध्यम निकाय बोलता है कि जो वेल्थ है ना कि बर्थ है आपके, यानी कि संपत्ति आपका समाज में स्थिति तय करेगा आपका स्टेटस क्या है, ना कि आपका जो बर्थ है। कहीं ना कहीं सीधा सीधा क्या ब्राह्मणिकल व्यूज़ को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है। जो क्रिटिक है वर्ण के वो बोलते हैं कि द डायनेमिक एंड कंटेस्टेड नेचर ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी सोशल हायरार्की, जो वर्ण है ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से को रिफ्लेक्टिंग करने का काम करते हैं कि किस प्रकार समाज वर्णा रूल के थ्रू यहाँ पर गवर्न होता था या यहाँ पर चलता था, ठीक है। आगे है एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। तमिलकम क्या है आपका रीजन था, चोल चेर पांड्यक रीजन था कहाँ पर, अगर बात करें यहाँ पर, सो डैट इज़ द रीजन ऑफ अ तमिलकम रीजन बोला गया है। सोशल स्टेटस वाज लिंक टू जेनरसिटी एंड वेल्थ शेयरिंग, यानी तमिलकम रीजन में जो समाज में स्थिति थी लोगों की ना उनके संपत्ति से होती थी, उनके वेल्थ से होती थी। चीफ वर एक्सपेक्टेड टू शेयर वेल्थ विथ बार्ड्स, जो चीफ होते थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो बार्ड से पोएट से क्या है अपने वेल्थ को क्या करें, शेयर करें। तमिल संगम लिटरेचर हाईलाइट करता है कि जो रिसोर्सेस हैं कंट्रोलर्स वर एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ है, यानी तमिल संगम लिटरेचर में ये हाईलाइट किया गया कि जो रिसोर्स कंट्रोलर थे वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे आपस में लोगों के बीच में। एक टेक्स्ट का नाम है पुरानुरु, क्या नाम है, पुरानुरु, ये बताता है कि जो डेट टेल्स ऑफ अ पुअर बट जेनरस चीफ, एक जो मुखिया था गरीब था लेकिन बहुत ही जेनरस था, एम्फेसाइजिंग जेनरसिटी इन सोशल इंटरेक्शन, किस प्रकार से वो सामाजिक अंतर्क्रिया में जेनरसिटी पर अधिक जोर देने की बात करता है। तो कहाँ लिखा है ये, तो ये आपका लिखा हुआ है, एक बुक का नाम है पुरानुरु में लिखा गया है। यह सिस्टम प्रमोट करता है किसको, कम्युनल शेयरिंग को, और सोशल कोहेजन और स्टेटस को रिफोर्स करने का काम करता है, यानी समाज में क्या है समानता लाने का भी काम करता है। तो आप देखेंगे साउथ में ना आपको दक्षिण इंडिया में, दक्षिण आपको भारत में क्या है ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देगा कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया के। उत्तर भारत में असमानताएँ बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू साउथ इंडिया के, ठीक है। ये हम पहुंच चुके हैं अब लास्ट एंड पे, लास्ट हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा स्लाइड है अबाउट द डायनेमिक टेक्स्ट, यानी महाभारत को क्या बोला गया, महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या ओवर द ईयर्स में संस्कृत जो वर्जन है इवॉल्व होते रहे, ओवर सेंचुरीज में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता रहा आपका महाभारत। जो एपिक है ये कई सारे कम्युनिटी और राइटर्स के द्वारा इसमें अलग अलग चीज़ों को ऐड किया गया, डायलॉग्स को यहाँ पर लिखा गया था, अलग अलग रीजन से स्टोरीज़ को लेकर के महाभारत में ऐड किया गया। जो सेंट्रल स्टोरी है इसमें वाज रिटोल्ड मल्टीपल वेज, जो उसका मुख्य कहानी है उसको कई बार अलग अलग तरीक़ों से लोगों को बताया गया, लोगों को समझाया गया। एपिसोड्स, इसमें जो चैप्टर्स हैं, कहानियाँ हैं, फ्रेज़ है, इमेजेस हैं, सीन्स है, उसको अलग अलग स्कल्पचर्स और पेंटिंग के थ्रू भी सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करने का काम किया गया था।
जो एपिक है ये कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें कि प्लेस, डांस एंड नरेशंस। यानी आप देखते होंगे कि महाभारत को क्या है, आप यहाँ पर नाटक वगैरह में भी महाभारत देखे होंगे, टीवी शो में देखे होंगे, ठीक है, देन ड्रामाज में देखे होंगे। यानी अलग अलग तरीके से क्या महाभारत को रिप्रेजेंट करने को, महाभारत को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म होता है। देखिए मेरा जो बेसिकली एम होता है ना कि 1 आवर के अंदर चैप्टर को फिनिश करना, तो यही मायने में हमारा ये मैराथन कहलाएगा। अगर मैं इसे लंबा खींच दूँ 3 घंटे का क्लास, तो दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर यू, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसे 1 आवर के अंदर चैप्टर्स को ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। और हाँ, आप अगर इसे पढ़ के जाते हैं ना तो आपका सवाल लगेगा। आप बोर्ड देने जाते हैं, स्कूल एग्ज़ाम होता है, या आप COT के लिए बैठे हैं, सवाल यहाँ से आपको डायरेक्टली मैच करता हुआ मिलेगा। और जैसे ही टाइम नज़दीक आएगा मैं आपको प्रीवियस ईयर जितने भी COT एग्ज़ाम हो रखे हैं उनको भी मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो पूरा देखिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेशन में क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, ताकि मैं उसको यहाँ पर समझा पाऊँ दोबारा। सबको मैं कमेंट में लिख के समझा दूँगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये क्लासेस, मेरे ये चैनल्स को आप जितना हो सके उतना अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपको ये PDF जो है मैं टेलीग्राम के चैनल पर जो उस पर लिंक आपको मैंने शेयर किया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से इस PDF को अवेल कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।